सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय उत्प्रेरण, और आज हमारी टॉपिक होगी एंजाइम की, जो इस टॉपिक की, इस चैप्टर की अंतिम टॉपिक है, और इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो देखते हैं एंजाइम और एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम जिसकी डिफिनीशन होगी, ऐसे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ऐसे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो उच्च अणुभार वाले प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। ये तो हमारी डिफिनीशन हो गई कि जो ऐसे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो उच्च अणुभार वाले प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। वास्तव में ये क्या होता है कि ये जो है ये सर्वाधिक प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं। ये सर्वाधिक प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं। ये जल के साथ कोलाइड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कोलाइड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो अगर हम कहें कि भाई ये इसके अभिलाक्षणिक गुण होंगे, तो इसे अभिलाक्षणिक गुणों में भी प्रदर्शित किया जा सकता है, या फिर हम इसे जो है अभिलाक्षणिक गुण में भी बता देंगे। इसके अतिरिक्त हम क्या करेंगे कि इसमें इसे देख लेते हैं, यानी हम क्या करेंगे, एंजाइम हेडिंग डालेंगे, उसके डिफिनेशन लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे लिखने वाले हम कि ये जो है जैविक रसायन क्यों कहलाते हैं ऐसा। तो ऐसे एंजाइम या फिर एंजाइम कहेंगे इसे, जैसे एंजाइम वास्तव में जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं मनुष्य के शरीर में अनेक क्रिया को, या रासायनिक क्रिया को संपन्न कराने में सहायक होते हैं। अब इनके द्वारा, जैसे अगर हम बात करें कि चाहे वो जीव जंतु की बात हो, चाहे पेड़ पौधों की बात हो, चाहे अपने शरीर में बात हो, भोजन को ग्रहण करने से लेके, पचाने से लेके, उसे अपने शरीर से बाहर निकालने तक बहुत सारे अलग अलग एंजाइमों का प्रयोग किया जाता है, और इसी कारण इसे जो है जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। इसी कारण एंजाइमों को जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहते हैं, तथा इनके द्वारा संपन्न कराई गई अभिक्रिया, जनरली हम क्या कहेंगे, जैव रासायनिक उत्प्रेरण
कहलाती है। तो ये तो था हमारे कुछ एंजाइम और उनसे रिलेटेड टॉपिक के बारे में। अब हम देखेंगे उन एंजाइमों का उदाहरण क्या होगा कि कौन कौन से एंजाइम किस किस प्रकार के उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें सबसे पहला और फेमस उदाहरण आता है अपना जो है शर्करा को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित करना। तो उदाहरण हम देखेंगे। नंबर 1, शर्करा को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तन। अब इसमें जो हमारा एंजाइम प्रयुक्त होता है उससे इनवर्ट शर्करा कहते हैं या इनवर्ट्स कहते हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे शर्करा यानी C12H22O11 का जल अपघटन इसके उपस्थिति में करवाएंगे, तो इनवर्ट्स की उपस्थिति में करवाएंगे और ये बन जाएगा C6H12O6 एक्वस प्लस C6H12O6 एक्वस। ये हमारा कहलाएगा ग्लूकोज और ये हमारा कहलाएगा फ्रक्टोज। तो ये एक अभिक्रिया है जिसके माध्यम से हमने देखा कि किस तरीके से सुक्रोज को जो है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित करा जाता है। इसमें जो एंजाइम प्रयुक्त होता है उसे इनवर्ट्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक और एंजाइम होता है जिसे जाइमेज कहते हैं और जाइमेज जो है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे कहेंगे कि ग्लूकोज का परिवर्तन एथिल अल्कोहल। तो कौन सा एंजाइम यहाँ प्रयुक्त होगा? जाइमेज। तो यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज C6H12O6 है ये जो हमारा किसमें प्रयुक्त होगा? जाइमेज की उपस्थिति में CH3CH2OH एथिल अल्कोहल में प्रयुक्त होगा। और यहाँ पे 3 दूनी 6 यानी 2 से गुणा कर देंगे हम और आपका जो है 2 ऑक्सीजन हो चुका है, 2 दूनी 4 यानी 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन बच रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड 2 कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने देखा कि ग्लूकोज जो है वो जाइमेज की उपस्थिति में किस तरीके से एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त एक हमारा एंजाइम आता है जिसे डाइजेस्ट एंजाइम कहते हैं। डाइजेस्ट एंजाइम क्या करता है? वो स्टार्च को जो है माल्टोज में परिवर्तित करता है। जो है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करना, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करना। अब यहाँ पे स्टार्च है हमारा जो है C12 या फिर C6H10O5 का होलिया। इसका जब हम जल अपघटन करा दें तो जो है वो C12H22O11 में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पे डाइजेस्ट जो है एक एंजाइम होता है, डाइजेस्ट एक एंजाइम होता है, तो इसकी उपस्थिति में होता है। और इसको कंप्लीट कराने के लिए हमको 2 चाहिए और यहाँ पे भी 2 चाहिए होगा ताकि हम यहाँ पे ला दें। तो ये माल्टोज है हमारा, माल्टोज, और ये हमारे स्टार्च। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्टार्च को कैसे जो है माल्टोज में परिवर्तित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक आता है माल्टोज को जो है ग्लूकोज में परिवर्तित करता है माल्टेज, यानी माल्टोज को माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। माल्टोज हमारा C12H22O11। इसका जब जल अपघटन हम करते हैं तो माल्टेज की उपस्थिति में तो माल्टेज यहाँ पे एंजाइम है और जो C6H12O6 के 2 अणु बना लेता है, ये ग्लूकोज है और ये माल्टोज है। तो ये 4 रिएक्शन हमने देखा
जिसमें जो है चौथा हमारा है माल्टोज को किस तरीके से ग्लूकोज में हमने परिवर्तित किया। इसके अतिरिक्त एक और हम एंजाइम का अब ले सकते हैं जिसका नाम है यूरिएज एंजाइम ले सकते हैं, जो यूरिया को अमोनिया में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे हम यूरिया को अमोनिया में परिवर्तित करने वाला एंजाइम ले लेते हैं, यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन, अमोनिया में परिवर्तन ये यूरिएज नाम के एंजाइम से होता है। तो यूरिया होता है NH2CONH2, जिसका हमें करना है जल अपघटन किसकी उपस्थिति में, यूरिएज की उपस्थिति में। और यूरिएज की उपस्थिति में करेंगे तो ये हमारा अमोनिया प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 अमोनिया प्राप्त हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। और आपने देखा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गया। तो इस तरीके से ये पांचवी रिएक्शन होती है हमारी, जो यूरिया को हमने अमोनिया में परिवर्तित करते हुए दिखाया है। इसके अतिरिक्त एक और आता है जिसे पेप्सिन कहते हैं, और अपने पाचन तंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो है किसको प्रोटीन को जो है, जो हम भोजन लेते हैं उसमें जो प्रोटीन उपस्थित होता है, तो प्रोटीन का अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, में परिवर्तन करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोटीन को पेप्सिन करके एक जो है, पेप्सिन करके एक एंजाइम होता है जो उसे अमीनो एसिड में बदलता है, तो इस तरीके से हमने कुछ उदाहरण देख लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अब अगला टॉपिक है कि एंजाइम के क्या अभिलाक्षणिक लक्षण होंगे, तो उसके बारे में, एंजाइमों के अभिलाक्षणिक लक्षण। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे एंजाइमों के अभिलाक्षणिक लक्षण। नंबर 1 है जल के साथ आसानी से, यहां पे लिख देंगे कि हम एंजाइमों के निम्न अभिलाक्षणिक लक्षण होते हैं, उसमें लिखेंगे जल के साथ आसानी से घुलकर एंजाइम कोलाइड में परिवर्तित हो जाते हैं, कोलाइड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमारे जो एंजाइम है उसे हम द्रव स्नेही एंजाइम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है जल के साथ आसानी से रिएक्ट होकर जो है क्या कर लेते हैं, जो है कोलाइड का निर्माण कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त हम कहेंगे कि ये काफी प्रभावी एंजाइम होते हैं ये, या फिर हम लिखें एंजाइम सर्वाधिक प्रभावी एंजाइम होते हैं। यहां पे हम लिख सकते सर्वाधिक प्रभावी तथा क्रियाशील एंजाइम होते हैं। ऐसा क्यों होता है, नंबर 3 में हम जानेंगे, क्योंकि एंजाइम का एक अणु प्रति मिनट 1,00,000 अभिकारी अणुओं को उत्प्रेरित करने में, यानी परिवर्तित करना, उत्पाद में बनाने में, करने में सहायक होता है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि एंजाइम जो है सर्वाधिक प्रभावी तथा क्रियाशील होते हैं, क्योंकि जो है इनकी 1 मिनट में जो है करीब जो है 10 लाख अणुओं को ये क्या करता है, उत्पाद में परिवर्तित कर सकता है। और यहाँ पे आगे हम देखेंगे जो है कि ये जो इसका अगला गुण है कि विशेष एंजाइम विशेष उत्प्रेरक का कार्य कर सकते हैं।
कि विशेष एंजाइम केवल विशेष प्रकार की अभिक्रिया के लिए हाँ, अभिक्रिया के लिए सहायक होते हैं। यानी कि हर एंजाइम हर अभिक्रिया को नहीं संपन्न करा जा सकता, अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। जैसे इन्वर्टेज की सहायता से हम जो है जो शर्करा को जो है मतलब हमने किस में चेंज किया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में किया, तो इन्वर्टेज की सहायता से चेंज कर पाएंगे हम, जाइमेज की सहायता से नहीं चेंज कर पाएंगे, या जाइमेज जो अभिक्रिया करता है उसको इन्वर्टेज की सहायता से हम नहीं कर पाएंगे। तो अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं, ये हम जानते रहेंगे। तो ये तो था हमारा विशेष एंजाइम जो विशेष प्रकार की अभिक्रिया के लिए संपन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त जो पांचवा गुण आता है हमारा, पांचवा गुण आता है कि विशेष परिस्थिति में ही ये संपन्न कराते हैं। जैसे विशिष्ट ताप पर ही एंजाइम अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अब कहते हैं कि विशिष्ट ताप पर एंजाइम अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, तो वो कौन सा विशिष्ट ताप है जिसके उपस्थिति में जो है ये अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो यह ताप का परास लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। हम ये देख सकते हैं कि 25 यानी कि कमरे के ताप पर या नॉर्मल टेम्परेचर 25 से 35, या फिर हम इसे ले सकते थे जो है करीब बस 37 तक भी ले सकते हैं, 40 तक भी ले सकते हैं, जैसे हम 38 तक ले लेते हैं, क्योंकि 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड अपने शरीर का टेम्परेचर होता है, तो उसके अंदर भी एंजाइम अच्छे से कार्य कर रहे होते हैं। विशिष्ट पीएच मान पर ही एंजाइम अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। और ये पीएच का परास जो होगा वो कितना होता है, लगभग 5 से 7 तक होता है। तो 5 से 7 तक का जो पीएच मान होगा उस स्थिति में जो है एंजाइम बहुत ही अच्छा सा जो है कार्य करता है, जो है अभिकृत होता है। इसके अतिरिक्त हम कहें कि कुछ अप्रोटीन, जैसे अभी हमने देखा कि एंजाइम कैसा, एंजाइम है प्रोटीन है एक प्रकार का, तो कुछ अप्रोटीन ले लिया जाए जिसमें प्रोटीन ना हो, ऐसे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जिसमें प्रोटीन उपस्थित ना हो, या उच्च अणुभार हो लेकिन प्रोटीन उपस्थित ना हो। कुछ अप्रोटीन जिसे ब्रैकेट में लिख देना, जिसे कोएंजाइम कहते हैं, या फिर हम इसे आगे भी लिख देंगे कि कुछ अप्रोटीन के मिश्रण के साथ एंजाइम अच्छे एंजाइम की उत्प्रेरकीय क्षमता बढ़ जाती है, जिसे बढ़ जाती है। तो इस अप्रोटीन को कोएंजाइम या फिर कहेंगे सह एंजाइम कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कोएंजाइम या सह एंजाइम की उपस्थिति में
एंजाइमों की उत्प्रेरकी क्षमता काफी बढ़ जाती है, काफी जो है अधिक हो जाती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो संदमक के रूप में बात करेंगे, तो संदमक के रूप में किस तरीके से कार्य करते हैं। कुछ संदमक संदमक हम जानते हैं कि उपस्थिति में एंजाइमों की उत्प्रेरकीय क्षमता घट जाती है। तो कुछ संदमक की उपस्थिति में एंजाइमों की उत्प्रेरकीय क्षमता घट जाती है। असल में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एंजाइम एक विशेष आकार के होते हैं, विशेष उनमें जो है खुरदुरापन होता है, और उस खुरदुरेपन में जो है अधिशोषण के कारण ही जो है ये अच्छे से उत्प्रेरकीय क्षमता प्रदर्शित करते हैं। अब इनके जो खुरदुरापन है, जहाँ अधिशोषण होना है वहाँ पे संदमक जाके चिपक जाते हैं, और संदमक जाके चिपक जाने के कारण एंजाइम का डायरेक्ट संपर्क किससे नहीं हो पाता, अभिकारी अणुओं से नहीं हो पाता। अभिकारी अणुओं से नहीं हो पाते तो फिर ये अभिक्रिया अच्छे से नहीं दे पाते। इसीलिए कहते हैं कि कुछ संदमक की उपस्थिति में एंजाइम की उत्प्रेरक की क्षमता घट जाती है। तो ये कुछ विशेष प्रकार की जो है एंजाइमों के अभिलाक्षणिक गुण थे, इसको हमने देखा। अब हमें बात कर लेना है कि एंजाइम आखिरकार कैसे अभिक्रिया करता है, इसकी क्रिया विधि क्या होती है। तो एंजाइमों की क्रिया विधि, एंजाइमों की क्रिया विधि बहुत ही आसान है। इसे ताला कुंजी परिकल्पना भी कहते हैं, ताला कुंजी परिकल्पना। असल में क्या होता है कि एंजाइमों के पास खुरदुरी सतह पाई जाती है, जिसमें अभिक्रियक अणु इस प्रकार जाकर सेट हो जाते हैं, सेट या बैठ जाते हैं, जैसे ताले में कुंजी फिट हो जाती है। अब इनकी खुरदुरी सतह पर जब जो अभिक्रियक जाके चिपक जाते हैं तो उन अभिक्रियक और एंजाइमों के मध्य जो है अधिशोषण होता है। अधिशोषण के फलस्वरूप जो अभिक्रियक होते हैं वो बहुत सारे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। इसी को जो है हम कहते हैं कि भाई ये जो ताले में कुंजी जिस तरीके से बैठ जाती है उसी तरीके से एंजाइम में अभिक्रियक जाकर बैठ जाते हैं। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम ताला कुंजी परिकल्पना कहते हैं। कैसे, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे ये हमारा एंजाइम है, इस तरीके का ये हमारा कौन है, एंजाइम है, ई है, और एक हमारा जो है अब एंजाइम देख रहे हैं इस तरीके से खुरदुरा है, तो इसी आधार पर जो है कौन आएगा, सब्सट्रैक्ट आएगा, जो है इस पर आके फिट हो जाएगा, यानी कि हमारा अभिक्रियक। तो ये क्या होगा, सबसे पहले आपस में ये क्या बनाएगा, इस तरीके से, यस। अब ये तो एंजाइम है, ये कौन है, एंजाइम है, ये हमारा एंजाइम है, ये भी एंजाइम है। और ये हमारा जो है क्या है, अभिक्रिया। तो अभिक्रिया क्या होगा, अब यहीं से जो है छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होना शुरू हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, यानी कि ये अभिक्रिया 2 स्टेप में संपन्न होती है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा हमारा जो कौन है, लेकिन ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में ये विभक्त हो चुका है, कौन, अभिक्रियक, अलग अलग प्रोडक्ट में। तो इसे हम कहेंगे E+
प्रोडक्ट में छोटे छोटे प्रोडक्ट में विभक्त हो चुका है। तो इस तरीके की अभिक्रिया, और वास्तव में इसे कहें कि तो ये दो प्रकार से संपन्न हो सकती है। इस तरीके से आप फिगर आउट कर ही चुके हैं। इसकी क्रियाविधि लिखेंगे एंजाइमों की क्रियाविधि दो प्रारूप में संपन्न होती है। नंबर एक क्या है? अधिशोषण एंजाइमों व अभिकर्मकों का एंजाइमों पर अभिक्रियक अणु का अधिशोषण होना। इसमें क्या होता है कि एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम वो एस के साथ यानी अभिक्रियक अणु के साथ क्या बना लेते हैं? ईएस बना लेते हैं, यानी अधिशोषित हो जाते हैं। फिर जो दूसरा स्टेप होता है वो ईएस का एंजाइम और प्रोडक्ट में टूटना, यानी यहाँ पे क्या कहेंगे कि अधिशोषण के पश्चात अभिक्रियक अणु का छोटे छोटे अणुओं में विभक्त होना। इसमें क्या होता है? एंजाइम जो है वो जो ईएस बना था, अब वो सब्सट्रेट जो है वो अभिक्रियक जो है प्रोडक्ट में जो है क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, और एंजाइम वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये प्रोडक्ट यानी उत्पाद के रूप में जो है विभक्त हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। तो ये तो थी अपनी पूरी टॉपिक, और इस तरीके से अपना पूरा उत्प्रेरण चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है। कल की क्लास व्हाट्सएप में हमारी डाउट क्लास चलेगी, और वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगला चैप्टर हम आप सबसे कौन सा शुरू करें, और भी तमाम चीज़ों पर चर्चा चलेंगी। कोई भी क्वेश्चन उठता है तो आप हमारी व्हाट्सएप क्लास में आके पूछ सकते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप क्लास में अगर आपको जुड़ना हो तो आपको कांटेक्ट करना होगा मोबाइल नंबर 7607047480। कोई भी क्लास, चाहे 11th 12th 10th हाई स्कूल हो, चाहे बीएससी लेवल के हो, चाहे आप कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, तो आप हमसे जुड़ के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7607047480 पर। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।